सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग विज्ञान में फिजिक्स भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर देखेंगे और चैप्टर का नाम है प्रकाश। प्रकाश से हम लोग पहले से ही परिचित हैं और पिछली कक्षाओं में पढ़े भी हैं। तो प्रकाश की हम डिफिनेशन जान लेते हैं। प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये तो हो गई सामान्य ढंग की परिभाषा। अब हम लोग आते हैं आखिर प्रकाश स्रोत को भी डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। वो दो प्रकार के स्रोत हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा जो है वो मानव निर्मित स्रोत है। अब जो प्राकृतिक स्रोत है आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, दीप्त और अदीप्त, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, उत्पन्न करती हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, ये सब क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। और अदीप्त वस्तुएं क्या हैं? जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त कहते हैं। जैसे हुआ लकड़ी, हुआ मेज, हुआ ईंट पत्थर हुआ, ये सब क्या हो गए? अदीप्त वस्तुएं हो गए। तो ये हो गया प्रकाश के बारे में। अब हम लोग प्रकाश, आप समझ गए प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश का गुण क्या है? पहला गुण, अच्छा आप लोगों को प्रकाश दिखाई देता है? नहीं, क्योंकि प्रकाश अदृश्य है। हाँ, लेकिन उसकी उपस्थिति में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश का पहला गुण यही हुआ कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। पहला गुण सबको समझ में आ गया? पहला गुण क्या? प्रकाश एक अदृश्य है और उसकी उपस्थिति में सभी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अब दूसरा गुण आप जानते हैं, दूसरा गुण, ये सरल रेखा में गमन करती है, मतलब सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में। यह सीधी रेखा में गमन करती है या चलती है। दो है। तीसरा गुण है, पहला गुण आप लोग समझ गए क्या? यह एक अदृश्य, प्रकाश अदृश्य है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। तीसरा है कि प्रकाश चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति माध्यम में संचलित होती हैं। किसके माध्यम से? कैसे? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचलित होती हैं। ये तीन हो गया। चौथा हो गया, चौथा, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये इसका वेवलेंथ होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इतना होना चाहिए, न्यूनतम 3900 एंगस्ट्रॉम और अधिकतम 7800 एंगस्ट्रॉम तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा रहेगा तब पर भी नहीं, इससे कम होने पर भी वस्तुएं हमको नहीं दिखाई देंगी। अब इसके बाद प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम का मतलब प्रकाश जिन माध्यमों से गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिन माध्यमों से गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब ये माध्यम को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। आप लोग जानते हैं तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है पारदर्शी या पारदर्शक माध्यम, पहला पारदर्शक माध्यम,
प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम जिससे वह माध्यम या प्रकाश जिन माध्यमों से गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है पारदर्शक, दूसरा है पारभाषक, माध्यम, और तीसरा है आपका अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार दिखाई दे, मतलब आर पार कर जाए, इस पार से उस पार चला जाए, वो क्या होता है? पारदर्शक माध्यम होता है। जैसे आप कांच देखते हैं, सब लोग चश्मा लगाते हैं, चश्मे से क्या होता है? प्रकाश, वस्तु से प्रकाश आंख पर पड़ती है और आंख पर सामने एक ऐनक लगा हुआ है जो कांच है, कांच को क्या करती है? वो पार कर जाती है और वस्तुएं हमको दिखाई देती है। इसी प्रकार और भी है, वायु है, वायु भी क्या है? ये आपका पारदर्शक है, ठीक। आपका कांच, वायु इत्यादि सब क्या होते हैं? पारदर्शक माध्यम होते हैं। दूसरा, इसमें वायु और कांच पारदर्शक माध्यम होते हैं। दूसरा है पारभाषक। अच्छा ठीक है, कांच अगर है, ये कांच है, इसको हम ऐसे थोड़ा घिस दे तो अब इसमें से स्पष्ट दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि तब आपको धुंधुला दिखाई देगा। जब प्रकाश क्या हो? ऐसा माध्यम जिसमें से पूरी तरह पूर्ण रूप से न दिखाई दे, धुंधुला दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। अब अगला है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश बिल्कुल ही आर पार न हो पाए, उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, अच्छा बोर्ड के पीछे क्या है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? ये बोर्ड हमारा अपारदर्शक माध्यम का एक एग्जाम्पल है, ठीक। अब इसके बाद हम समझेंगे, यहां तक आप लोग सब क्लियर हो गया होगा, समझ रहे हैं हम। अब हम पढ़ेंगे आगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश के जो गुण पढ़ें और प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण, लाइट रेज, प्रकाश किरण। अब ये प्रकाश किरणें 3 टाइप की होती हैं, 3 प्रकार की। जो पहली प्रकाश किरण है उसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण। अभिसारी प्रकाश किरण। अब ये समझते भी चलते हैं इसको। अभिसारी प्रकाश की किरण का मतलब, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर, अभिसारी एक बिंदु पर केंद्रित होती नजर आए, जब प्रकाश की किरणें विभिन्न प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती नजर आए या केंद्रित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो, एक बिंदु पर आकर मिले, उसे हम अभिसारी प्रकाश की किरण कहते हैं। अब इसका दूसरा है, सबको समझ में आ गया हो गया? अभिसारी। अब दूसरा है अपसारी प्रकाश किरण। तो अब नाम से आप लोग समझ गए होंगे, अभिसारी केंद्रित हो रहा है, अपसारी का मतलब हुआ किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या हो जाए? फैल जाए, निकलती हो। देख रहे हैं यहाँ पे ये सब किरणें क्या हो रही हैं? फैल रही हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम? इस बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? यहाँ से जा रही हैं और यहाँ पे क्या हो रही हैं? आ रही हैं। ये जब किरणें किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो या आ रही हो, तो उसे हम अभिसारी प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। और अगर किसी बिंदु से प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? निकल रही हो, कहीं जा रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। अब यह तीसरा बात हमने आपको बताया, 3 टाइप का होता है, और जो तीसरा है वो तीसरा आपका है समांतर प्रकाश, समांतर प्रकाश किरणपुंज।
या समांतर प्रकाश किरण। अब समांतर प्रकाश किरण मतलब ऐसी किरणें जो एक दूसरे को क्या करें, कभी काटे ना, और जब कभी काटेंगे नहीं और उनके बीच की दूरियां सदैव समान रहे, उनके किरणों के बीच की दूरियां सदैव समान रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण। तो आप लोग किरण का मतलब समझते हैं ना, किरण में ऐसा जिसकी तरफ एक और एरो होता है उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। लेकिन अगर दो और एरो बना दिया जाए तब क्या कहते हैं, तब उसको हम रेखा कहते हैं, तब ये बन जाता है रेखा। लेकिन इसके पहले अगर एक तरफ अगर एरो है तो उसको क्या बोलते हैं हम, किरण, रेज अंग्रेजी में। अगर दोनों तरफ एरो है तो उसे क्या बोलते हैं, रेखा। और अगर कोई एरो नहीं है तब क्या बोलते हैं, रेखा खंड। ये आप थोड़ा जानते रहे, ये सब पीछे की चीजें हैं। ये हो गया रेखा खंड, ये क्या हो गया, रेखा। तो अगर हम कहीं प्लेन पे दर्शाना हुआ तो रेखा को हम ऐसे दर्शाते हैं, किरण को ऐसे दर्शाते हैं, और रेखाखंड को ऐसे, कटा हुआ भाग है। तो ये हो गया प्रकाश के बारे में, थोड़ा प्रकाश रेस के बारे में हम समझ गए। सब ये जो भी पढ़ रहे हैं आप लोग ये पीछे कक्षाओं में पढ़े हुए हैं। अब हम लोग जब प्रकाश की किरण के बारे में समझ गए, तो चूंकि प्रकाश में भी बहुत सी घटनाएं होती हैं, जैसे आपका प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, तो ये सारी घटनाएं होती हैं। और प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है और आपतित होने के पश्चात ही हमें वस्तु दिखाई देती है, और उसके पहले वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। तो अब यहाँ पे हम, अब वही नंबर हमारा है पढ़ने का, प्रकाश के या प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अब यहां पे प्रकाश का परावर्तन में आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं, आप लोग जानते हैं, 7 में 8 में पढ़े हुए हैं। 7 में हम लोग पढ़े थे टोटल दर्पण था, और 8 में लेंस पढ़े, और अब यहाँ संयोग की बात 10 में आपको दोनों पढ़ना है, लेंस और दर्पण दोनों पढ़ना है। तो अब प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन का मतलब होता है वापस आना, शाब्दिक शब्द समझे, वापस लौट के आ जाए, वही क्या है, परावर्तन है। कौन आ रहा है, प्रकाश। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रकाश कहीं से चला और चलने के बाद फिर हमारे पास आ जाए, तो वही प्रकाश का परावर्तन है। तो आएगा कैसे, इसका मतलब कहीं टकराएगा, कोई अवरोध होगा, उसको रोकेगा, और रोकने के बाद वो क्या करे, पुनः हमारे पास लौट आए। हमारे पास का मतलब अब उसी को हम परिभाषा बनाए। अगर प्रकाश की किरण, क्योंकि किरण ही जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम से होते हुए किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, टकराने के पश्चात उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल है, समझ में आ गया होगा सबको। एक बार हम पुनः इसकी परिभाषा समझते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम से होता हुआ किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो प्रकाश लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग जरा यहाँ फिगर में समझते हैं जो हमने कहा। ये देखिए, हम एक चिकना तल बनाएंगे, जितना तल चिकना होगा प्रकाश का परावर्तन उतना ही अधिक होगा। तो ये आपका एक तल है, तल हमने बना लिया यम और यम डैश, ठीक। आप कह सकते हैं तल को दर्पण है। अब यहां से एक प्रकाश की किरण ये हो रही है, आ रही है। अच्छा, आने वाली किरण क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये आपकी है आपतित किरण। ये किरण आके इस पृष्ठ पर गिरी। अभी देखिए एक ही माध्यम है, आप इधर कह सकते हैं माध्यम वायु है, और ये दूसरा माध्यम क्या आपका है, कांच है। दर्पण कांच का बनता है, कांच है। अब यहां से प्रकाश की किरण यहां पर पड़ी, आपतित हुई दर्पण पर। अब दर्पण को पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि पीछे क्या है, पेंट किया हुआ है, चमकदार कलई पेंट है,
ये पार नहीं करेगी। अब ये क्या करेगी, पुनः अधिकांश भाग, देखिए संपूर्ण नहीं जाएगा, कुछ न कुछ जो ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, कुछ न कुछ यहाँ पे क्षरण होगा ही, ठीक है। लेकिन हमने अधिकांश कहा तो अधिकांश का मतलब पूरा नहीं है, फिर भी अधिकांश भाग क्या हो रहा है, पुनः उसी माध्यम में लौट जा रहा है, ठीक है। आई किरण और ये फिर लौट गई, तो आने वाले को क्या कहा गया, आपतित किरण, और यहां से जाने वाली किरण क्या कहा गया, परावर्तित किरण। क्या कहा गया, परावर्तित किरण, ठीक। अब इसी पे हम क्या करते हैं, ये हम इसको मान लेते हैं ओ मान लीजिए, चलिए हम इसको पॉइंट ओ मान लेते हैं, और इसी पर एक सीधे लंब खींच देते हैं। ये देखिए ये लंब है, इस तल के पर्टिकुलर लंब है यम और यम डैश के तल के हमने एक सीधे लंब रेखा खींच लिया, और जिसका नाम हो जाता है अभिलंब। क्या नाम इसका है, अभिलंब, ठीक। तो अब अभिलंब से देख रहे हैं दो भाग में बट गया प्रकाश, एक भाग इधर है एंगल में और एक भाग इधर है। तो इधर वाले एंगल को क्या कहते हैं, चूंकि आपतित किरण है तो आपतित किरण के साथ अभिलंब का जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से, ठीक। अब इधर का है, कौन सी रेखा इधर जा रही है, कौन सी किरण जा रही है, परावर्तित किरण जा रही है, तो एंगल भी उसी के नाम बनेगा, उसका नाम क्या होगा, ये हो गया परावर्तन कोण, इसका नाम हुआ परावर्तन कोण, और इसको लिखते किससे हैं, आर से। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। सबको समझ में आ गया। अब एक बार हम पुनः परिभाषा को समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन पीछे हम लोग सब पढ़े हुए हैं, जान रहे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम से होते हुए किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, और टक्कर मारने के पश्चात या टकराने के पश्चात पुनः उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को या प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। अब हम लोग यहाँ ग्राफ में भी समझ गए, प्रकाश किरण ये देखिए आ रही है, आने के बाद ओ बिंदु पर आपतित हुई, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपतित हुए उसे क्या कहते हैं, हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ये सब हम नाम जानते रहेंगे, क्योंकि अभी इसी पे नियम बनेगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम। जब प्रकाश का हम परावर्तन जान जाएंगे तो प्रकाश के परावर्तन का नियम भी समझेंगे। तो ये हुआ आपतित किरण, और यहां से गई कौन सी किरण, परावर्तित किरण। अभिलंब क्या किया, इनको दो भागों में बांट दिया, और अभिलंब के साथ कोण बना आपतित किरण का आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बना परावर्तन कोण आर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो अब यहाँ पे नियम दो हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। फिलहाल हम इस चित्र को नहीं मिटाएंगे, क्योंकि इसकी हमको आवश्यकता है प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने में। परावर्तन के नियम, तो पहला नियम है, दो नियम हैं। पहला नियम भी जो आपको बताया गया है, जैसी सारी क्रियाएं हो रही हैं सेम वही, इसमें सब कुछ नियम छिपा हुआ है। अब पहला नियम क्या है, आपतित किरण, पहली घटना हुई यहां पे पड़ी आपतन बिंदु पर, इसको हम बाद में रखेंगे, तथा आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जरा बताइए, ये आपका एक भाग, एक माध्यम ये है, दूसरा माध्यम ये है वायु में, ये वायु है आपका एयर वायु, और ये आपका कांच था। तो अब बताइए तीनों जो हैं आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में है, हाँ एक ही तल में वायु में है, एक ही पृष्ठ में है। तो अब यहाँ पे पहला नियम यही बताता है कि आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह फर्स्ट नियम हो गया। सबको समझ में आ गया? फिर से एक बार हम नियम समझते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब हम दूसरा नियम आ जाते हैं। ये देखिए चित्र से हमने नियम बनाया है, यहाँ पे चित्र है उसी के आधार पर हमने डिफिनेशन कर दिया है। आप भी ऐसे चित्र बनाएंगे और समझ लेंगे। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, अब दूसरा नियम हम चलेंगे। अच्छा, ये सारी क्रिया होने पर हमको एक चीज और मिल गई। क्या मिला? आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे कोण I बराबर कोण R। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण I बराबर कोण R। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो यहाँ पे हम लोग नियम समझ लिए। पहले प्रकाश का परावर्तन हमने समझा। एक बार हम लोग पुनः प्रकाश के परावर्तन को समझ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? आप लोग याद रख करिए। प्रकाश, जब कोई प्रकाश किसी समान माध्यम से होता हुआ किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है के पश्चात पुनः उसी माध्यम में उसका अधिकांश भाग वापस आ जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब प्रकाश के परावर्तन का नियम। दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के, कोण I बराबर कोण R के। अब जब यहाँ परावर्तन और परावर्तन के नियम जब हम समझ गए, तो अब यहीं से शुरू होता है ये किसमें घटना होती है। अब उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये घटनाएं कहाँ होती है? दर्पण में होती है। अब दर्पण को हम पढ़ेंगे और दर्पण के पढ़ने से पहले हम प्रतिबिंब को जान लें। प्रतिबिंब दो टाइप के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जिसको हम क्या करते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं। वो क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। मतलब वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं और दर्पण या दर्पण से टकराने के पश्चात किसी बिंदु पर वो क्या करती हैं? काटती हैं। जिस बिंदु पर काटती हैं वहां पे उसका बनता है प्रतिबिंब। तो वो बनता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा, इसको हम पर्दे पर ले सकते हैं। और दूसरा जो है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं और अपवर्तन के पश्चात ये एक दूसरे को मिलती नहीं, कभी काटती नहीं, बल्कि ये काटती मतलब बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। और जो आपका वास्तविक होता है वहां पर वो किरणें खो कर जाती हैं और इसमें सिर्फ क्या होता है? आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसका जो अधिकांश प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के पीछे होते हैं और सीधे होते हैं और वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं। और इन प्रतिबिंबों को हम पर्दे पर नहीं ले सकते, लेकिन हाँ इनका हम फोटो खींच सकते हैं। ये आपका हो गया प्रतिबिंब के बारे में। अब हम लोग दर्पण के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे और जो नहीं समझ में आएगा हम कल के वीडियो में इसको और थोड़ा सा दोहरा के तब आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।